बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान, के जिसके नामों में से एक नाम रहीम, के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अजीज़न, हमारा जो टॉपिक जा रहा है आज हमने उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में V4 केस की तरफ जाना है। तो उससे पहले हम एक बार रिवाइव करते हैं वो बातें जो हम पहले कर चुके। What would be the definition of actual direct narration? Whenever we have a chance to explain the statement of the speaker in the words of speaker, that is called direct narration. And like that, whenever we have a chance to explain the statement of the speaker in our own words, then we may say that is called indirect narration. यानी बात अगर किसी की होगी और अल्फाज भी उसी के होंगे तो वो डायरेक्ट नरेशन होगी, और अगर बात किसी की होगी अल्फाज हमारे अपने होंगे तो वो इनडायरेक्ट हम कर देंगे, इनडायरेक्ट नरेशन कर देंगे। सो फॉर एज दिस इज कंसर्न, दिस टॉपिक इज कंसर्न, वी मे वेरी क्लियरली नो दैट direct speech, there are two parts in direct speech. One part is outside the commas, the second one is inside the commas. The part which is outside the commas is called reporting speech, and the part which is inside the commas, that is called reported speech. तो अजीज़ान, हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है। हमने केस 1 किया। केस 1 वो था कि इसमें हम रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरफ आते थे। इफ रिपोर्टिंग स्पीच possesses, has present indefinite tense and future indefinite tense, then we make two changes. One is person, second one is different words, certain words. यानी V1 में हमने किया था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर का टेंस आ जाए तो रिपोर्टेड में हम तब्दीलियां कितनी करते हैं अजीजान? 2। गुड, 2 तब्दीलियां, पर्सन और वर्ड्स। और अगर इसी तरह if reporting speech possesses second form past tense, then we make 3 changes. One is the same words, second one is the same person, and third one is tense. यानी हमारे पास V1 केस आता था तो 2 तब्दीलियां, पर्सन वर्ड्स। अगर V2 आता था यानी पास्ट फॉर्म आती थी तो हमारे पास 3 तब्दीलियां, पर्सन, वर्ड्स, टेंस। अब टेंस में हम लोग ये जान चुके कि टेंस की तब्दीली हमने 1 स्टेप फर्दर के मुताबिक की, यानी 1 स्टेप फर्दर के मुताबिक की। इफ रिपोर्टिंग स्पीच हैज पास्ट टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच हैज present tense, then we change present into past. यानी हमारे पास अगर past tense आ गया कोमा से बाहर तो अंदर सारे के सारे present के tense past में तब्दील हो जाएंगे। जैसे present indefinite past indefinite में तब्दील होता है, present continuous past continuous में तब्दील होता है, present perfect past perfect में तब्दील होता है, present perfect continuous past perfect कॉन्टीन्यूस में तब्दील होता है। इसी तरह अगर हमारे पास बाहर पास्ट होता और अंदर भी पास्ट आ जाता तो बेटा वो 1 स्टेप फर्दर का कानून लगता। 1 स्टेप फर्दर क्या था कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी 1 स्टेप फर्दर, पहला टेंस तीसरे टेंस में, दूसरा टेंस नंबर 4 में, 1 स्टेप फर्दर के हिसाब से। उसके बाद हमने एक और टॉपिक किया, उसका नाम था केस 3, और वो था इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में हमने क्या किया था, हमने कोमास को हटा के या तो WH फैमिली का मेंबर लगाया था या इफ़ लगाया था। अगर डबल इंटेरोगेशन थी तो डबल इंटेरोगेशन कौन सी होती है? ऐसी इंटेरोगेशन जिसमें WH फैमिली आ जाए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह हु, हुज, ये सारी बातें WH फैमिली मेंबर आए तो हम क्या करते थे, कोमा हटा के WH फैमिली मेंबर लगाते थे, और उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस कर देते थे। टेंस अगर चेंज करने वाला होता था
तो टेंस चेंज करते थे और सेंटेंस को हम एफर्मेटिव करते थे, सिंपल करते थे, यानी उसकी इंटरोगेशन को ख़त्म करते थे। और अगर इंटरोगेशन में सिर्फ इंटरोगेशन होती, डबल इंटरोगेशन ना होती, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आया होता, तो हम क्या करते, हम इफ़ लगाते, कोमास को हटा के, उसके बाद हम सिंपल सेंटेंस कर देते। अगर टेंस चेंज करने वाला होता तो हम वो भी कर देते। यहाँ तक हमने ये बातें कोशिश की आपकी खिदमत में पेश करने की। आज का जो टॉपिक है, सो फॉर एज द टॉपिक ऑफ द डे इज कंसर्न, वी मे से दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। The question is, what is imperative sentence? If we talk about the prohibition, if we talk about the advice, if we talk about the request, if we talk about the order, so that's why they are called imperative sentence. I mean to say that, so far as the definition of this tense is concerned, we may say that in imperative sentences, we may order, we may request, we may advise, we may prohibit. यानी हम या तो मना कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में, या हम दरख्वास्त कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में, या हम ऑर्डर कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में, या हम कोई एडवाइस कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में। दो बातें बहुत अहम है। आपने क्या करना है अजीज़ान, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोमास को जब आप चेंज करेंगे तो कोमास को हटा के आप टू लगा देंगे, कोमास को हटा के आप टू लगा देंगे, और टू के बाद जो वर्ब आया होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इन सेंटेंसेस की एक खूबी ये है कि टेंस अगर तब्दील होना है और टेंस अगर तब्दील नहीं होना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी टू के बाद आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, जिसको आप इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी इन्फिनिटिव नाउन होता है, तो वो हम पहले भी कर चुके। तो अब यहाँ देखें, द सेंटेंसेस इन विच वी में एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट, ये वो जुमले जिसमें हम नसीहत करते हैं, ऑर्डर करते हैं, हम जनाब रिक्वेस्ट करते हैं या मना कर देते हैं, ये वो है इम्पेरेटिव कहलाते हैं। पहली मिसाल इसकी देखते हैं। कहता है, ही सेड टू मी आई कोट वर्क हार्ड इन लाइफ अनकोट। He said to me, comma start, work hard in life, comma close. हमने देखना ये है कि यहाँ बात क्या हुई है। तो वर्क हार्ड इन लाइफ, ये को मना तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ये को रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो फिर ये क्या कर रहा है कि ऑर्डर कर रहा है, नहीं कर रहा, तो फिर ये एडवाइस तो नहीं कर रहा, जी ये एडवाइस कर रहा है। इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे पास ऐसा यानी लग रहा है कि ये वाज़ेह है कि वर्क हार्ड इन लाइफ ये नसीहत की जा सकती है, ये रिबक तो नहीं कर रहा किसी को, ठीक है ना। तो यहाँ सेट टू आया, तो सेट टू को हमने क्या करना है, हमने इसको पता लग गया हमें कि ये एडवाइस है, तो हमने इसको एडवाइस में कर देना है। और आप जानते हैं कि एडवाइस के बाद नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस वर्ब। तो अजीज़ान, सेट टू को हमने किस में तब्दील किया, क्योंकि ये है एडवाइस है, तो एडवाइज्ड इसलिए किया कि यहाँ सेट टू आया हुआ है, सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो एडवाइस की भी सेकंड फॉर्म यूज़ की। आगे प्रोनाउन आया मी, अब कोमास आ गए, तो कोमास को हटा के अजीज़ान हमने क्या करना था, तो कोमास को हटा के हमने टू लगाना था, तो हमने लगा दिया। अब हमारे पास ग्रामर हमें बताती है, अगर हम ग्रामर से पूछते हैं कि इन सेंटेंस को किस तरह से कंप्यूट किया जाए, तो ये ग्रामर हमें बताती है कि जनाब आप कोमास को उठा के टू लगाएं और टू के बाद जो वर्ब आया होगा उसको वैसे का वैसे ही उठा के यहाँ लिख दें फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद लगती ही फर्स्ट फॉर्म है और ये नाउन बनता है, ये याद रखिएगा। तो ये आपके पास टू वर्क आ गया, आगे हार्ड वैसे का वैसे ही आया, इन लाइफ और कोमास आपने ओपन किया और फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये आपकी पहली शर्त पूरी हुई कि एडवाइस था, आपने सेट टू को एडवाइस कर दिया, कोमा हटा के टू लगाया, जो वर्ब मेन आ रहा है उसको उठा के यहाँ ले आए। इन सेंटेंसेस में याद रखिएगा बेटा, आप जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो यहाँ कोई भी टेंस हो यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नाउन बनता है और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये एक्शन और बीइंग नहीं कहलाता, ये वर्ब नहीं कहलाएगा।
तो इसलिए यहाँ टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ जो भी टेंस हो टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अगर यहाँ सेज होता तो फिर भी यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती, यानी ये टेंस का इसमें कोई अमल दखल ना होता। दूसरा सेंटेंस बेटा, टीचर सेड टू हिम आई कॉट डू योर वर्क अनकॉट। टीचर सेड टू हिम कोमा स्टार्ट डू योर वर्क कोमा क्लोज। अब यहां देखते हैं ये क्या हो सकता है। जाहिर है टीचर कह रहे हैं, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, तो टीचर आमतौर पर ऑर्डर कर रहे हैं, तो डू योर वर्क, अपना काम करो। तो टीचर ऑर्डर्ड हिम, आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ सेट टू आया तो आपने इसको किसमें चेंज करना है, आपने इसको पता लग गया कि ये ऑर्डर है तो ऑर्डर में चेंज कर दिया। आगे वैसे का वैसे ही प्रोनाउन आ गया। कोमास आए तो कोमास को हटाने के लिए बेटा जान क्या करेंगे, कोमास को हटाने के लिए आप टू लगा देंगे और टू के बाद आपने जो मेन वर्ब आया हुआ है उसको वैसे का वैसे ही उठा के यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्रेजेंट फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये आपने कोमा उठा के टू लगाया, उसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। फिर आगे ये क्या था, योर वर्क। तो अजीजन ये जो योर है क्या, ये सेकंड पर्सन है। और फिर ये इसका आपको मालूम है देयर आर थ्री पर्सन्स इन ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर, वी प्लूरल। द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, यू सिंगुलर, यू प्लूरल। द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, ही शी इट सिंगुलर एंड दे प्लूरल। तो ये सेकंड पर्सन है। तो एवरी पर्सन possesses three cases, subjective, objective and possessive। तो यहाँ देखें ये possessive है, तो हम जानते हैं कि पर्सन को हमने जितने केसेस किए हैं उसमें अपने एक फार्मूला किया हुआ है। पर्सन की जब भी बात करते हैं इसकी कन्वर्जन की, तो हम क्या करते हैं, SON 1 2 3। तो सेकंड पर्सन, 2 stands for second person, 3 stands for third person, 1 stands for first person, S stands for subject of reporting, L stands for object of reporting, N stands for no change। अब 2 किसके नीचे है, L, तो इस L का मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो हमारे पास यहाँ ये सेकंड पर्सन है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होने लगा है। तो ये कौन सा केस है, योर पोजेसिव केस है। तो हमारे पास हिम का पोजेसिव क्या बनेगा, हिज। तो आप हिज वर्क कर देंगे। आपका दूसरा सेंटेंस इंपेरेटिव के साथ बिलोंग करता था, आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया। नंबर 3 में देखते हैं, माई ब्रदर सेड टू मी आई कॉट प्लीज गिव मी योर पेन अनकोट। माई ब्रदर सेड टू मी कोमा स्टार प्लीज गिव मी योर पेन कोमा क्लोज। अब यहाँ वो जब रिक्वेस्ट होगी प्लीज, काइंडली, सर, इस तरह के अल्फाज आएंगे, प्लीज, काइंडली, सर। अगर ये अल्फाज नहीं आएंगे तो वो ऑर्डर हो जाएगा, अगर ये अल्फाज नहीं आएंगे तो वो ऑर्डर में चला जाएगा। अब यहाँ ये लफ्ज़ आया प्लीज, तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो माई ब्रदर रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ अजीज़ान आपने जो सेट टू है उसको रिक्वेस्ट में कर दिया, तो रिक्वेस्टेड मी। कोमास को हटा के क्या करना था, जी बोलिए आप, गुड, वेरी गुड। आपने कोमास को हटा के टू लगाना था। और टू के बाद देखें, आपको ये प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, आप ओमिट कर देंगे, इसको भूल जाएंगे प्लीज को, क्योंकि उसका मतलब बाहर वाज़ेह हो रहा है। रिक्वेस्ट का मतलब प्लीज होता है, तो इसलिए प्लीज आएगा नहीं। रह क्या गया, मेन वर्ब। शाबाश, वेरी गुड, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को उठा के आपने टू के बाद लगा दिया। आगे मी है, तो देख लेते हैं मी क्या कहते हैं। मी एक बार फिर हमारे पास आ गया और हम जानते हैं कि मी क्या है, वेरी गुड, शाबाश, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होता है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट ऑफ, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, माई ब्रदर, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का क्या बनेगा, प्रोनाउन क्या बनेगा, यहाँ ही बनेगा। तो ही के मुताबिक यहाँ हिम आ जाएगा। तो वो क्या कहेगा, क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव आएगा।
क्यों कि मैं आपको अर्ज कर चुका कि सब्जेक्टिव का जो मुकाबला वो सब्जेक्टिव के साथ ही होता है, ऑब्जेक्टिव का मुकाबला जो वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही होता है। यानी इस तरह आपने इस फंक्शनैलिटी को अपने दिमाग में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बिठा लेना है। हिम इसलिए आया क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता, ये फर्स्ट पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव हालत है, तो ये इसका अगर पर्सन बनाऊं मेरे भाई का तो ही बनेगा, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो स्कूल जाता है, तो ही बनेगा प्रोनाउन। तो जब ही बनेगा तो फिर ही के मुताबिक उसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी, हिम आया। फिर आगे चलते हैं, आगे योर पेन, तो योर क्या था, सेकंड पर्सन था, वेरी गुड। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक तब्दील होता है, जी बोलिए, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी। तो फिर ये केस कौन सा है, ये पोजेसिव केस है, मलकियत ही हालत जिसको बोलते हैं। तो मी का पोजेसिव क्या बनेगा, माय, गुड। तो यहाँ ये माय पेन की तरफ चेंज होगा। आखिरी मिसाल देख लें, कहते हैं ही सेड डोंट सिट हियर, ही सेड डोंट सिट हियर। ये डोंट कह रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रोहिबिट कर रहा है, प्रोहिबिशन। सेंटेंसेस ही वो हैं कि अगर प्रोहिबिशन की बात आएगी तो ये इंपेरेटिव में जाएगा। तो जब हमें पता है कि ये प्रोहिबिशन है, ये मना कर रहा है, तो फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, यहाँ सेड है, आपने फॉरबिड सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है। अब क्या करेंगे आप बताएं, 3 केसेस आपने पहले कर लिए इसके, शाबाश। कोमा को किसके साथ आप इंटरचेंज करेंगे, शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। आप कोमास को टू के साथ करेंगे क्योंकि इंपेरेटिव में यही एक कानून है जो हमने शुरू में लिख दिया है, कोमास को टू के साथ करना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी है, गुड। तो टू के बाद ये सिट वैसे का वैसे आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये डोंट कहाँ गया, ये ओमिट क्यों किया आपने, शाबाश, वेरी गुड। जिस तरह प्लीज को ओमिट किया क्योंकि जरूरत नहीं है, रिक्वेस्ट में मतलब आ गया, तो फॉरबेड में भी डोंट का मतलब आ गया, तो इसलिए इसको ओमिट कर देंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इनडायरेक्ट में। तो फिर आप टू लगाएंगे, कोमा को हटा के, ये ओमिट किया, सिट वैसे का वैसे ही आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर टू। और आगे हियर को देयर में करेंगे। हम आपकी खिदमत में ये अर्ज कर चुके कि नज़दीक की चीज़ों को दूर की चीज़ों में करने का नाम इंटरेक्ट की तरफ चला जाता है बेटा जान। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम के फजल करम से कोशिश की जा रही है कि 4th केस तक आपको लेके आया हूँ, तो आगे भी इंशाल्लाह हम आपको लेके चलेंगे। तो अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को हर जहान में हर तरह से आसानियाँ अता करे, आपकी खैर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।